नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न विपक्ष, दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि जो एक नया संकट इस वक्त देश के ऊपर आया हुआ है, जिससे पूरी की पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली यानी पूरी की पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है वो संदेह के घेरे में आती हुई दिखाई पड़ रही है। और राहुल गांधी के इस आरोप में अब दम दिखता हुआ लग रहा है कि क्या वाकई में चुनावी प्रक्रिया को मैनिपुलेट करके चुनाव जीता जा सकता है या नहीं। यह बात मैं पूरी गंभीरता से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतवार के दिन यानी रविवार को, संडे को, मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूरे चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनमें जिस तरह के तर्कों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से कुतर्क पेश किए गए, उसने तो इस देश के एक बड़े तबके को हिला के रख दिया है कि क्या चुनाव आयोग, जिसके बारे में कहा जाता है उन्हें निष्पक्ष न केवल होना है बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए, निष्पक्ष है भी, या किसी सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के इशारे पर वो काम करता है। ये बात मैं पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब विपक्ष ने सोमवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूरे विपक्ष ने, पूरे इंडिया गठबंधन ने, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल थी और तृणमूल कांग्रेस भी शामिल थी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर अपने सवालों को दोहराया और यहां तक कहा कि क्या ज्ञानेश कुमार जी को अपने पद पर बने रहने का अधिकार भी है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ विपक्ष इंपीचमेंट मोशन भी ला सकता है। अभी इस बात की कंफर्मेशन नहीं, सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर। तो ऐसे में श्रवण जी से जानना जरूरी होगा कि दरअसल चुनाव आयोग, उसकी हठधर्मिता, चुनाव में उसकी सहभागिता और इन सब के बीच में भारत का लोकतंत्र कितना सुरक्षित है या कितना सुरक्षित नहीं है, या फिर ये कहें विपक्ष के आरोप एक राजनीतिक आरोप है। जी श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। देखिए, साम्यवादी देशों में ऐसे ही चुनाव होते हैं और जहां तानाशाही होती है वहां भी ऐसे ही होते हैं। वहां वोटरों को इंटिमिडेट किया जाता है, प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को गायब कर दिया जाता है और सत्तारूढ़ दल को 99% वोट मिलते हैं। और चाहे रूस हो, बेलारूस हो, चीन में तो चुनाव होते ही नहीं है। ये जो ज्ञानेश कुमार जी ने जो किया है ना, वो मोदी जी के लिए ज्यादा दिक्कत पैदा कर दी है उन्होंने। राहुल गांधी से ज्यादा दिक्कत उन्होंने ज्ञानेश कुमार जी ने पैदा कर दी। वो ऐसा है कि मान लीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो क्या बिगड़ जाता। किसने कहा था उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? क्या मोदी जी ने कहा था? मोटे तौर पर उनको अमित शाह का आदमी माना जाता है क्योंकि वो लगातार उन्हीं के साथ काम करते रहे हैं। केरला कैडर के हैं, पर मोस्टली जब वो सेंटर में आए तो उन्हीं के साथ काम करते। विपक्ष ने जो उन पर हमला बोला है इलेक्शन कमीशन पर, वो हकीकत में मोदी जी पर हमला बोला है, इलेक्शन कमीशन को नहीं बोला है। और मोदी जी की हुकूमत पर इसलिए बोला है कि पूरी की पूरी जो हुकूमत है वो संदेहों के दायरे में आ गई है और ज्ञानेश कुमार से ज्यादा जो किरकिरी है वो सरकार की हो रही है, मोदी जी की हो रही है। विपक्ष अब इम्पीचमेंट मोशन की तैयारी कर रहा है, ला भी सकता है। इसका मतलब है कि अगर ले आता है तो सरकार उनको कैसे बचाएगी।
और बचाएगी तो क्या जवाब देगी? क्योंकि सरकार के लिए अपने इलेक्शन कमीशन को, कमिश्नर को बचाना या इलेक्शन कमीशन को बचाना, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव हुआ बिना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भागीदारी के और बहुमत के आधार पर, जी। तो अब सरकार के लिए वो गले की हड्डी बन गए हैं। आप अगर देखें, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें आशुतोष जी, तो ये पता नहीं चलता था कि ज्ञानेश कुमार जवाब महादेवपुरा को लेकर राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों को दे रहे थे, उसके दे रहे थे, या बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर लगने वाले आरोपों को दे रहे थे। ये पता नहीं चल पाया, क्योंकि दोनों चीजें साइमल्टेनियस हुई और इन दोनों के बीच में सुप्रीम कोर्ट की एक व्यवस्था आई जो इंटरिम व्यवस्था है, अभी फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है। तो आप पूछ सकते हैं कि ये जो सवाल ज्ञानेश कुमार दे रहे थे संडे के दिन, जैसा आपने कहा, उस दिन प्रधानमंत्री द्वारका में थे, दिल्ली के कोई बड़े 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर, वो शिलान्यास करने वाले थे। राहुल गांधी मंडे को अपनी 17-16 दिन की पदयात्रा शुरू करने वाले थे। तो क्या एक प्रयास था इलेक्शन कमीशन का कि प्रधानमंत्री को प्रभावित करें और राहुल गांधी की प्रेस यात्रा को पंक्चर कर दें? उन्होंने हुआ किया ये कि प्रधानमंत्री को प्रभावित नहीं किया और राहुल गांधी के आरोपों को पुष्ट कर दिया, मजबूती प्रदान। मतलब राहुल गांधी की यात्रा को उन्होंने 4 चांद लगा दिए ज्ञानेश कुमार ने। देश की जनता जो है वो हतप्रभ है, जिस तरह के सवाल उन्होंने दिए ज्ञानेश कुमार ने। अब हम पहले महादेवपुरा के सवालों पर आए कि महादेवपुरा का मामला क्या था। जैसे एक पते पर कई लोग, जैसे मान लीजिए एक ही चीज थी, डुप्लीकेट नाम, जैसे उन्होंने कहा एक पते पर कई लोग, तो एक बीजेपी के आदमी के घर पर 70-80 लोगों के ठिकाने मिले। फर्जी वोटर्स, यानी कि एक वोटर कई जगह, मतलब वो बनारस में भी है और महादेवपुरा में भी है, कई जगह। नए वोटर्स जो 18 साल की उम्र में जिनको बनना चाहिए, वो 70 साल की उम्र के लोग हैं। अब आप सोचिए, और एड्रेस पर 0, 0, मतलब एड्रेस जो बताया उस पर 0। 6 लाख वोटर्स अगर हैं महादेवपुरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, 6-6.5 लाख हैं, तो उसमें 1 लाख वोटर इस तरह के हैं जो डुप्लीकेट हैं, फर्जी हैं, या तमाम तरह के हैं। तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि 6 लाख में 1 लाख जो राहुल गांधी ने बताया। हमको ये पता नहीं है कि ज्ञानेश कुमार ने इनके जवाब दिए क्या, देश को नहीं दिए। अब आ जाए हम SIR पर, जो बिहार का SIR है, इसके क्या इश्यूज हैं जो पैदा हुए हैं, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ने जारी की है। लाखों लोग अपने पतों पर नहीं मिले, लाखों मृत, मतलब अब हैं नहीं इस दुनिया में। कुछ लाख लोग 2-2 जगह मिले, उनके 2-2 नाम 2-2 ठिकानों पर थे, डुप्लीकेट थे। 8 करोड़ के करीब, 8 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं में ऐसे लोग, 66 लाख 65 लाख
और कुछ हजार मतलब 66 लाख मिले। अब आप इन दोनों को मिला लीजिए, ये जो महादेवपुरा का सवाल है और एसआईआर का सवाल है। अब इसमें जो सवाल पूछे गए वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें जो जैसे था कि हजारों नए जुड़ गए, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जवाब नहीं था कि आपने महाराष्ट्र में और कर्नाटक में तो हजारों जोड़ लिए, बिहार में तो एक भी नहीं जोड़ा, आपने बताया ही नहीं कितने नए मतदाता हैं, सिर्फ काटे ही गए। क्या बिहार में कोई नए मतदाता 18 साल के पैदा ही नहीं हुए क्या? दूसरा ये कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर मतदाताओं की जो सूची देने का काम है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के की व्यवस्था की क्यों प्रतीक्षा कर रहे थे? राहुल गांधी जब कह रहे थे तब आपने क्यों नहीं उसको स्वीकार किया? कोई जवाब नहीं। आपको जो डॉक्यूमेंट मिले, जिनको आपने मतदाता माना है बिहार में 7.2 करोड़ या इतने करोड़ हैं, उनसे उनके बारे में पूछा कि क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं क्या? आपके पास कोई जवाब नहीं। आपसे कहा कि महाराष्ट्र में 40 लाख मतदाता कैसे जुड़ गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपसे पूछा कि महाराष्ट्र में जो टोटल 18 साल से ऊपर के वयस्क मतदाता हैं, उनकी जो संख्या है उससे ज्यादा 18 साल के ऊपर के वोटर कैसे हो गए? आपके पास कोई जवाब नहीं। ज्ञानेश कुमार से पूछा कि आपने ये बिहार में एसआईआर अभी क्यों करवाया, महीने भर के अंदर क्यों करवाया? 25 जून को आपने ऑर्डर किया और 1 अगस्त को क्यों कोई जवाब नहीं। ज्ञानेश कुमार से पूछा कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसका नेशनल सिटीजनशिप के रजिस्टर से कोई ताल्लुक है क्या? नागरिकता से कोई ताल्लुक है क्या? राष्ट्रीय नागरिकता जो आप तय कर रहे हैं उससे कोई ताल्लुक है क्या? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप से कोई ताल्लुक का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनसे पूछा कि 5 बजे के बाद जो वोटिंग हुई है उसका सीसीटीवी फुटेज चाहिए। आप उसमें महिलाओं की प्राइवेसी का उदाहरण देते हैं, तो ये तो महिलाओं की प्राइवेसी का कोई इशू ही नहीं है। पुरुषों की भी प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी तो हर एक आदमी की होती है। आप देना ही नहीं चाहते, तो फिर आपने सीसीटीवी फुटेज क्यों किया, वीडियोग्राफी की क्यों? अगर आप जो राहुल गांधी उठा रहे हैं सवाल, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि उसको 45 दिन में नष्ट किया जा सकता? सबसे बड़ी बात यह है आशुतोष जी कि जब पूछा जाता है कि जो एड्रेस है उसके आगे 0 लिखा हुआ है, कोई पता नहीं है, तो आपका जो जवाब प्राप्त होता है वो इस तरह का होता है कि देश में, जिसका अर्थ ये है कि देश में अभी भी करोड़ों के पास घर नहीं है, वो फुटपाथ पर सोते हैं और उनका कोई पता नहीं। अब आप इसमें जो मजाक उड़ा रहे हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना की उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री का उड़ा रहे हैं, देश की सत्ता का उड़ा रहे हैं कि देखिए देश की हालत ये। और ये जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है दुनिया भर में देखी जा रही है, आप इसका जवाब नहीं देते हैं कि ये जो डुप्लीकेट हो रहे हैं नाम, तो ये एपिक के बिना कैसे हो सकते हैं? तब जो उसको आप क्यों नहीं आप लागू करना चाहते हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं है। वोटर लिस्ट को एपिक से क्यों नहीं जोड़ते हैं? और आखिरी सवाल ये कि जो
शिकायत करता है, शिकायत कर की जा रही है, आप उसकी जांच नहीं कर रहे। आप जिसने शिकायत की है, आप उससे कह रहे हैं कि आप शपथ पत्र दीजिए, और वो शिकायत करने वाला जिससे शपथ पत्र मांगा जा रहा है वो सिर्फ एक है, राहुल गांधी। अनुराग ठाकुर नहीं है जो कह रहे हैं कि 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज में गड़बड़ियों की बात वो कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो अब चल रहा है देश में, जो आपने कहा और जो आप देख रहे हैं कि विपक्षी दलों की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जब हम बात कर रहे हैं, जब वो विपक्षी दल बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि ये कैसे बचेगा पूरा मामला? मोदी जी इस पूरे संकट से कैसे निकलेंगे? वो इलेक्शन कमीशन को ढाल बनाना चाहते थे, अभी नहीं बना पाए। आरएसएस को बनाना चाहते हैं, नहीं बना पाएंगे। लाल किले के भाषण को बनाना चाहते हैं, नहीं बना पाएंगे। ये जो यात्रा है राहुल गांधी की, ये अब और ज्यादा एग्रेसिव होने वाली है। ये इलेक्शन कमीशन ने जो किया है वो ये किया है कि यात्रा तो केवल राहुल गांधी निकालने वाले थे बिहार में 16 दिन की, 1300 किलोमीटर की, पर आपने इलेक्शन कमीशन ने पूरे विपक्ष को यात्राएं निकालने की अपॉर्चुनिटी दे दी है। और अब ये जो आप देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, संजय सिंह बोल रहे हैं या राम गोपाल यादव बोल रहे हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं, जैसे बंगाल के बारे में कि वहां भी एसआईआर करवाएंगे। कि आप कह रहे हैं कि चुनाव के पहले हर जगह एसआईआर करवाना चाहिए। जब उनसे कहा बंगाल में करवाएंगे क्या, तो उन्होंने कहा बंगाल के बारे में नॉन कमिटल है इलेक्शन कमीशन। देश देखना चाहता है आशुतोष जी कि ये बंगाल में अगर करवा लेते हैं ज्ञानेश कुमार, तो देश इनका लोहा मान लेगा कि ये बंगाल में इन्होंने करवा ली है, और केरल में करवा के दिखा दें। केरल, बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन अगर एसआईआर करके दिखा दे, तो इलेक्शन कमीशन को भारत रत्न, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भारत रत्न मिलना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है, उससे इस सरकार को जबरदस्त संकट में डाल दिया है। और ये जो लड़ाई है जो अब चली है, वो अब कहीं रुकने वाली नहीं है आशुतोष जी। और अब इसके परिणाम क्या होंगे हमें पता नहीं है। मतलब ये कहाँ तक जाएगी लड़ाई, ये हमको पता नहीं। एक बात तय है कि ये इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने जो काम राहुल गांधी भी शायद मुश्किल से कर पाते, इन्होंने पूरे विपक्ष को एक कर दिया। मतलब कुछ काम मोदी जी ने किया था और बाकी जो बचा कुचा था वो ज्ञानेश कुमार ने कंप्लीट कर दिया। तो अब हम प्रतीक्षा करते हैं आशुतोष जी की ये लड़ाई का मुंह किस तरफ, बंदूक का, तोप का किस तरफ जाता है। अब आप तो ढूंढते रहते हैं इस तरह की चीजें आपकी चर्चा के लिए, तो निश्चित रूप से आपको बहुत मसाला मिलेगा। ये अब लड़ाई जो बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। जैसा जगजीत सिंह की गजल है ना, जी। गालिब साहब की, तो ये वो तो शायर थे अपने राजीव कुमार, तो वो तो ये तो नहीं है। ये अगर राजीव कुमार को बारो कर लेते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो वो अच्छे से निकल लेते, पर वो ये राजीव कुमार बनना चाहते थे। मतलब हमने आज जो कहावत है ना कि चौबे जी छब्बे जी बनना चाहते थे पर दुबे जी बन के रह गए, तो ये ज्ञानेश कुमार ने सरकार को दुबे जी बना के छोड़ दिया है। अब ये दुबे जी डूबे जी में परिवर्तित कब होते हैं ये देश देखने वाला है। तो आज की चर्चा इसी नोट पर खत्म जी। थैंक यू सर, थैंक यू।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.